Chapters 65 Quickly Get Lost, 66 A person's death is akin to a pig's death, 67 Don't worry, I'll spare you, 68 There is no innocence in nature. Chapter Start. पहाड़ी जंगल का कोई अंत नहीं था और फैंग युआन बड़े सब्र से उसमें आगे बढ़ रहा था। सूरज की रोशनी अन ऊंचे और विशाल पेड़ों से छन कर जमीन पर आ रही थी, जिससे अजीब और गरीब परछाइयों का एक जाल सा बन गया था। उसके पैरों के पास हरी घास एक गद्दे की तरह बिछी हुई थी और जंगली फूल चटक रंगों में खिले हुए थे। उसके कानों में चिड़ियों के चहकने की या बहते पानी की कल कल की आवाज आ रही थी। वो गांव से जितना दूर जा रहा था, बाहरी इलाके की तरफ, उतना ही खतरा बढ़ रहा था। इसलिए फैंग युआन और भी ज्यादा सावधान था। जंगल बहुत खतरनाक था। गू मास्टर्स को अकेले जंगल में जाकर एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम रैंक 3 कल्टिवेशन की जरूरत होती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो सुरक्षित थे, क्योंकि कई रैंक 3 गू मास्टर्स जंगल में मारे जाते थे, कभी कभी तो रैंक 4 वाले भी। जंगली जानवर, जहरीले कीड़े, इंसानी दुश्मन और कभी कभी मौसम, ये सब मौत के कारण थे। लेकिन फैंग युआन जंगली सुअरों को मारना चाहता था जो अक्सर गांव के आसपास के इलाकों में मिल जाते थे। अगर ऐसा ना होता तो गांव के शिकारी जंगली सुअर पकड़ ही नहीं पाते। गांव के आसपास का माहौल वक्त वक्त पर क्लैन के गू मास्टर्स आकर साफ करते रहते हैं। ये माहौल मुझ जैसे रैंक 1 मिडिल स्टेज के लिए अभी भी सेफ है। लेकिन मुझे फिर भी सावधान रहना होगा। जंगली जानवर और गू कीड़े इधर उधर घूमना पसंद करते हैं। अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव से फैंग युआन ने सावधानी से आसपास का जायजा लिया। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया, लेकिन फैंग युआन के हाथ कुछ ना लगा। डैम इट, किंग माओ माउंटेन मेरे अब के लेवल के लिए बहुत बड़ा है। मेरे पास कोई स्काउटिंग टाइप गू नहीं है और मैं इस माहौल से वाकिफ भी नहीं हूं। ऊपर से किंग माओ माउंटेन की समय समय पर सफाई होती रहती है, इसलिए एक जंगली सुअर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। पहाड़ के नीचे जाता हूं। फैंग युआन की तलाशी का कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए उसने अपना मन बदला और पहाड़ के नीचे की तरफ चल पड़ा। किंग माओ माउंटेन पर 3 पहाड़ी गांव थे, गू यू गांव, जोंग फैमिली गांव और बाई फैमिली गांव। जोंग फैमिली गांव पहाड़ के सामने था, गू यू पहाड़ी गांव पहाड़ के बीच में और बाई फैमिली गांव पहाड़ के पीछे झरने के पास था। इन 3 गांवों के अलावा पहाड़ के नीचे भी दर्जनों छोटे छोटे गांव थे, जहां सिर्फ साधारण लोग रहते थे। तीनों पहाड़ी गांवों ने इन छोटे गांवों को आपस में बांट लिया था और पर्दे के पीछे से अनपर राज करते थे। जब भी उन्हें घरेलू नौकरों की कमी होती तो वो इन छोटे गांवों से हाय चुनते थे। लेकिन वो गू मास्टर्स नहीं चुनते थे। एक गू मास्टर को पालने पोसने के लिए वो सिर्फ अपने ही क्लैन के सदस्य को चुनते। भले ही उन्हें पता हो कि इन साधारण लोगों में कुछ काबिल लोग हैं, जो कि रेयर था, वो फिर भी उन्हें इस्तेमाल नहीं करते थे। ये दुनिया खून के रिश्तों पर बहुत ज्यादा टिकी हुई थी और रिश्तेदारों के बीच ताकत रखना ही वो राजनीतिक स्थिरता थी जिसकी क्लैन को जरूरत थी। अपना आकार बढ़ाने के लिए कई पहाड़ी गांवों ने बाहरी लोगों को अपने सिस्टम में शामिल किया था। आखिरकार उनकी ताकत बाहर चली गई और आंतरिक झगड़े शुरू हो गए, जिससे पूरा क्लैन या तो टूट गया या कमजोर हो गया। दुनिया कोई भी हो, राजनीतिक ताकत हमेशा मिलिट्री फोर्स पर ही टिकी होती है, यही सच है। और सेना हाई ब्रूट फोर्स डिपार्टमेंट है जो ताकत को दर्शाती है। ताकत पर कब्जा करके ही इंसान को दर्जा और अधिकार मिलता है। ऑफ कोर्स, क्लैन के नियम हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो नया खून भी शामिल करते हैं। हर साल बाहरी लोग क्लैन में शादी करके आते, अपना नौकर का दर्जा छोड़ देते और उनके बच्चे गुयू कहलाते, एक नई पीढ़ी के क्लैंसमैन। ये एक छोटी सी नदी को झरने से जोड़ने जैसा है। इस नदी को कम मत समझो, क्योंकि इसके बिना झरने का पानी ठहर जाएगा और आखिरकार साथ जाएगा। इसके साथ उसमें जान आएगी और झरने और भी मजबूत होगा। फैंग युआन की पिछली नौकर शेन की इसी उम्मीद पर जी रही थी कि वो एक गुयू से शादी करके अपने नौकर के दर्जे से आजाद हो जाएगी। फैंग युआन पहाड़ से नीचे उतरा और 30 मिनट बाद यूज पहाड़ के नीचे से उठता घना धुआं दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद उस अपनी नजरों के सामने एक चौड़ी पहाड़ी दिखाई दी और उस इलाके में एक छोटी नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था। आसपास के छोटे गांव गू यू गांव के शासन के अधीन थे। भले ही वो पास द छोटे गांव उतने सुरक्षित नहीं थे, इसलिए उन्हें नियमित सफाई की जरूरत पड़ती थी। ऐसे हालातों में साधारण लोगों का जीना और बच जाना फैंग युआन के लिए ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वो आसानी से स्वीकार कर सकता था। ओ, गांव के पास पहाड़ी रास्ते पर फैंग युआन को जमीन पर कुछ निशान दिखे। उसके पिछले अनुभव ने उस बताया कि ये एक जंगली सुअर के निशान थे। पीछा करो। फैंग युआन ने जोश में आकर उन सुरागों का पीछा किया
और पहाड़ों में और गहराई तक चला गया। पत्थरों पर हरी काई फैली हुई थी, पुराने जूनिपर के पेड़ और ऊंचे पगोडा पेड़ उस घने जंगल को पूरा कर रहे थे। सूरज की तेज रोशनी में गर्मियों का पहाड़ी जंगल और भी गहरा और शांत लग रहा था। घनी झाड़ियों में अचानक थोड़ी हलचल हुई। हरी भरी घास खा रहे कुछ हिरण सर उठाकर चौकन्ना होकर झाड़ियों को घूरने लगे, उनके कान खड़े हो गए। आधे इंसान की ऊंचाई वाली झाड़ियां अलग हुई और उनके बीच से एक नौजवान रेंगता हुआ बाहर निकला। उसकी त्वचा हल्की सफेद और उसके काले बाल छोटे थे। उसने एक साधारण कपड़े की कमीज पहनी हुई थी, ये फैंग युआन था। स्वूश! कुछ जंगली हिरण डर गए और उनकी चार पतली टांगें तेजी से हिली और वो भाग गए। एक पाल में वो फैंग युआन की नजरों से ओझल हो गए। ये मादा हिरण हैं, इनकी खाल को गर्म कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और हिरण का मांस भी कुछ गू कीड़ों का भोजन है। अगर ये नर हिरण होता तो उसके सींग सबसे कीमती होते हैं और कुछ तो गू कीड़े के एडवांसमेंट के लिए जरूरी सामग्री भी होते हैं। जंगल हर तरफ से खतरनाक था और साथ ही उसमें बड़े खजाने भी थे। फैंग युआन ने उस दिशा में देखा जिधर वो भागे और अपनी नजर हटा ली। उसका निशाना जंगली सुअर ये हिरण नहीं। वो आगे बढ़ता रहा। गुनगुने की आवाज आ रही थी। इन आवाजों के पास आकर फैंग युआन अपने कदमों पर रुक गया। मधुमक्खी का छत्ता। उसने आगे देखा और एक पेड़ पर लटका हुआ मधुमक्खी का छत्ता देखा। छत्ता बहुत बड़ा था, उसका आकार एक टोकरी के बराबर था। उसका रंग हल्का पीला भूरा था। छत्ते के बाहर कुछ दर्जन सैनिक मक्खियां उड़ रही थी, कभी कभी कुछ वर्कर मक्खियां अंदर बाहर आ जा रही थी। छत्ते में शहद होता है और शहद बेस्ट स्ट्रेंथ गू का भोजन है। इसलिए जोंग फैमिली को शहद की बहुत जरूरत होती है। ये छत्ता सिर्फ एक छोटा सा है और इससे गू पैदा होने की संभावना ज्यादा नहीं है। अगर मेरे पास ब्रॉन्ज स्किन गू होता तो मैं डंक खाने का रिस्क लेकर शहद इकट्ठा कर सकता था। कितने अफसोस की बात है, फैंग युआन ने सोचा। इस दुनिया में हर कीड़ा गू नहीं होता। गू दुनिया की आत्मा है, कानून का शरीर। वो इतने सस्ते कैसे हो सकते हैं? कीड़ों के झुंड में आमतौर पर सिर्फ कीड़ों का राजा ही गू होता है, लेकिन ये उनके आकार और विकास पर निर्भर करता है। इसलिए अगर झुंड बहुत छोटा है तो उसमें कोई गू भी नहीं होता। सामने वाले छत्ते का उदाहरण ले, क्योंकि ये बहुत छोटा है, इसमें गू होने की संभावना कम है। फैंग युआन उस छत्ते के पास से घूमकर आगे बढ़ गया। जंगली सूअर के निशान और भी साफ होते जा रहे थे और फैंग युआन जानता था कि वो उसके करीब पहुंच रहा है, इसलिए वो और भी सावधान हो गया, क्योंकि जंगली सूअर बहुत खतरनाक होते थे। जंगली सूअर पालतू सूअर नहीं होते। जब एक बड़ा जंगली सूअर एक बाघ से लड़ता है तो हो सकता है बाघ ना जीते। इस जादुई दुनिया में जंगली जानवर भी आम नहीं होते। ओह, ये क्या माजरा है। जब फैंग युआन ने आखिरकार जंगली सूअर को ढूंढ लिया तो उसने देखा कि वो एक बड़े गड्ढे में गिर गया था। गड्ढे के नीचे एक न्यूकीले हरे बांस लगे हुए जिन्होंने जंगली सूअर को भेद दिया था और उसका खून बह रहा था। गड्ढे में जमा खून देखकर वो बता सकता था कि सूअर कम से कम 15 मिनट से जाल में फंसा हुआ था। लेकिन ये जंगली सूअर अभी भी छटपटा रहा था, करा और चिल्ला रहा था। अभी भी उसमें काफी जान बाकी थी। ये जाल जाहिर है शिकारियों ने बिछाया है। सोचा न था कि इसका फल मुझे मिलेगा। फैंग युआन मुस्कुराया, लेकिन उसका चेहरा गंभीर था। ये जाल उसके लिए भी खतरा थे। अगर वो इसमें गिर जाता तो आधे घंटे के अंदर वो मर जाता। भले ही गांव के आसपास के इलाके नियमित रूप से साफ किए जाते थे, शिकारी अक्सर शिकार करने आते थे और कई जाल बिछाते थे। कुछ को पहचाना जा सकता था, जबकि दूसरे छिपाने के लिए डिजाइन किए गए थे, और अगर फैंग युआन उन्हें ढूंढ नहीं पाता तो वो जाल में गिर सकता था। इस पहाड़ के किसी भी इलाके में शिकारियों द्वारा बिछाया गया जाल हो सकता है, लेकिन शिकारियों में हर जाल बिछाने के बाद वो एक दूसरे को उसकी जगह के बारे में बता देते हैं। लगता है मुझे एक बूढ़े शिकारी का घर ढूंढना होगा और उससे जाल के लोकेशंस के बारे में पता करना होगा। इसके साथ ही आसपास के जंगली जानवरों के एक्टिविटी एरिया की जानकारी के साथ मुझे घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फैंग युआन ने मन हाय मन सोचा। यह स्काउटिंग टाइप गू वर्म ना होने की समस्या थी, लेकिन एक अच्छा स्काउटिंग टाइप गू ढूंढना आसान नहीं था। थोड़े समय के लिए वो एक शिकारी की जानकारी से काम चला सकता था। ऐसा सोचते हुए फैंग युआन की कलाई घूमी और एक मून ब्लेड बाहर निकली, जो आसानी से जंगली सूअर को जा लगी। वुश! एक हल्की आवाज के साथ पूरा मून ब्लेड सूअर की गर्दन से गुजरा और एक लंबा पतला घाव बना दिया। फिर एक प्लॉप की आवाज के साथ उससे खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। बहते खून ने घाव को और बड़ा कर दिया
और इस तरह खून का फव्वारा भी बड़ा हो गया। सूअर चीखा, अपनी आखिरी ताकत से छटपटाता रहा, जब तक कि उसकी हरकतें धीरे धीरे कम नहीं हो गईं। फैंग युआन शांति से यह दृश्य देखता रहा, उसका चेहरा शांत था। जंगली सूअर की जान चली गई जबकि उसकी ईंट खुली की खुली और बिल्कुल गोल रह गईं। उसके शरीर की मांसपेशियां फड़क रही थीं और गर्म खून गद्दे को भर रहा था। खून की तेज गंध आसपास फैल गई। जीना या मरना, यही प्रकृति का विषय है, उसने अपने दिल में आह भरी। तभी इंसानी आवाजें सुनाई दी। वांग के दूसरे भाई, हमारे गांव में शिकार में तुमसे बेहतर कोई नहीं है, खासकर जंगली सुअरों को मारने में। तुम्हारे परिवार के ओल्ड वांग तो पूरे इलाके में शिकार के राजा हैं, उनका बड़ा नाम कौन नहीं जानता। सही कहा, वांग के दूसरे भाई ने बूढ़े शिकारी की सारी काबिलियत विरासत में पाई है। एक जंगली सुअर का शिकार करना उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। वांग के दूसरे भाई, आज छोटी बहन वांग तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? इतनी चापलूसी के बाद एक गंभीर और कठोर आवाज आई, HMPH। एक जंगली सुअर का शिकार करना, ये मेरी असली काबिलियत कैसे दिखा सकता है? आज मैं 3 सुअर मारूंगा, तुम देखना। गोडान, मेरी बहन पर लाइन मारना बैंड कर, वरना मैं तेरी धुलाई कर दूंगा। गोडान ने पलटकर जवाब दिया, लड़के लड़कियां उम्र होने पर शादी करते हैं, छोटी बहन वांग को पसंद करने में क्या गलत है? वैसे भी सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारे गांव का कौन सा लड़का उस पसंद नहीं करता? वांग के दूसरे भाई, मेरे ख्याल से तुम भी अब 19 के हो गए हो, तुम्हें भी शादी करके बच्चे कर लेने चाहिए। आवाज फिर से बोली, HMPH, मैं एक असली मर्द हूं, मैं ऐसे छोटे लालच में कैसे पड़ सकता हूं? एक दिन मैं इस किंग माउ माउंटेन को छोड़कर दुनिया घूमूंगा और आसमान के नीचे की हर चीज के बारे में जानूंगा, वही मेरे मर्दाने दर्जे के लायक होगा। ऐसा कहते हुए 4 नौजवान शिकारी जंगल से बाहर निकले। उनका लीडर शिकारी लंबा चौड़ा था, उसने तीर कमान उठा रखा था, उसकी मांसपेशियां फूली हुई थीं और इन्हीं में जोश था, जिससे एक शक्तिशाली ऑरा झलक रहा था। जब उसने फैंग युआन को देखा तो उसकी तेवर चढ़ गए और वो चिल्लाया, हम? कौन से गांव का है री तू बच्चे? मुझ वांगरा का फायदा उठाने की हिम्मत कैसे हुई? फटक से दफा हो जा। चैप्टर 66। इंसान की मौत और सूअर की मौत में कोई फर्क नहीं। दफा हो जाऊं? वांगरा के शब्द सुनकर फैंग युआन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और उसने अपनी हथेली अपने सामने लहराई। स्वूश! एक हल्की सी आवाज के साथ नीले रंग का एक मून ब्लेड आगे बढ़ा। उसी समय उसने अपने पैरों में ताकत डाली और चारों शिकारियों की तरफ दौड़ पड़ा। गू मास्टर! शिकारी मूनब्लेड देखकर हैरान रह गए और चिल्लाए। मूनब्लेड उनके ऊपर से गुजर चुका था और वो बचने के लिए जल्दी से इधर उधर हुए। फ्लोंक! एक आदमी तेजी से बच नहीं पाया और उसके दाहिने हाथ के अगले हिस्से पर मूनब्लेड लग गया। तुरंत उसकी हड्डियां और मांस अलग हो गए, पूरी कलाई और अगला हिस्सा कटकर जमीन पर गिर गया। आए! वो जमीन पर पड़ा, डर और दर्द से चिल्ला रहा था। उसका बायां हाथ एक बाज के पंजे की तरह उसके दाहिने हाथ को पकड़े हुए था। उसके दाहिने अंग से तेजी से लाल खून बह रहा था, जल्दी ही जमीन लाल हो गई। हमें माफ कर दीजिए, हमने जानबूझकर आपको नाराज नहीं किया। दूसरे 2 साधारण लोगों ने अपने साथी की हालत देखकर उनके चेहरे से खून का एक कतरा भी गायब हो गया। वो जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ गए और फैंग युआन के सामने लगातार माथा टेकने लगे। HMPH, फत्तू साले, डर किस बात का है? सिर्फ एक गू शागिर्द ही तो है। सिर्फ वांगरा अभी भी खड़ा था। फैंग युआन ने बिना चेतावनी के हमला किया था और इसने उस डरा और गुस्सा दिला दिया था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे गए और एक तेजी से उसने अपने हाथों में तीर कमान पकड़ लिया। रुक जा, और आगे आया तो तीर मार दूंगा। वांग चिल्लाते हुए तीर तैयार करते हुए पीछे हटा। ओ! फैंग युआन ने अपनी उंगली सिकोड़ी। यह वांगरा काफी जिद्दी था। आमतौर पर जब साधारण लोग गू मास्टर्स को देखते तो डर के मारे कांपने लगते। फिर भी यह आदमी शांत रहने में सक्षम था, वो काफी हिम्मत वाला होगा। फ्यू! एक और मूनब्लेड वांगरा की तरफ छूटा। नाशुक्र कहीं का! वांगरा ने गुस्से से कहा और उसके दिल में मारने की इच्छा जाग उठी। उसने एक तरफ कदम बढ़ाया और मूनब्लेड से बचते हुए एक तीर चलाया। तीर तेज था और एक स्वूश के साथ वो फैंग युआन तक पहुंच गया। फैंग युआन झुक गया, उसका सिर थोड़ा नीचे किया और तीर से बचते हुए आगे बढ़ता रहा, जल्दी हाई वांगरा तक पहुंच गया। वांगरा ने हिम्मत से अपने हाथ में कमान फेंक दी और अपनी कटोरी जैसे मुट्ठी को बंद कर फैंग युआन की तरफ दौड़ा। वो काफी लंबा चौड़ा था, उसकी पीठ भेड़िए की तरह मजबूत और कमर शहद की मक्खी जैसी पतली थी और वो फैंग युआन से कम 50 सेंटीमीटर लंबा था।
सूरज की रोशनी उसके पीछे से चमक रही थी, और जैसे हाईफैंग युआन उसकी तरफ दौड़ा, वो अपने चेहरे पर एक काली परछाई देख सकता था। उसकी उंगली से भेड़िए की तरह मारने की इच्छा निकल रही थी। नहीं, जल्दी रुको। दोनों शिकारियों ने देखा कि दोनों एक दूसरे से टकराने वाले हैं, तो वो डर से चिल्लाए। मर वैंग की ईर्ष्या खूंखार थी, उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़क रही थी, जिससे उसका क्रूर और पागलपन भरा चेहरा दिख रहा था, एक खून के प्यासे भेड़िए की तरह। उसकी दोनों मुठियां फैंग युआन की तरफ बांधिन। बूम! उसका मुक्का तेज और भारी था, हवा को भी काट रहा था। फैंग युआन मुक्के को अपनी एड़ी में बड़ा होता देख सकता था, लेकिन उसका चेहरा नहीं बदला जब उसने एक तरफ कदम बढ़ाया। स्वूश! आखिरी पाल में उसने मुक्के से बचकर जोर से अपने शरीर को घुमाया और वांगरे के बाएं हाथ को धक्का दे दिया। वांगरे ने क्रूरता से हंसा जब उसने अपनी मुट्ठी को हॉरिजॉन्टली घुमाया। उसका मुक्का पहले हाईफैंग युआन की पीठ तक पहुंचने वाला था, लेकिन ऐसी समय सूरज की एक तेज रोशनी उसकी एड़ी में घुस गई। उसकी पीठ पहले सूरज की तरफ थी, और अब जब वो घूम गया, आंखों में चुभने वाली सूरज की रोशनी ने उसकी आंखों को थोड़ी देर के लिए दर्द दिया और उसकी दृष्टि शून्य हो गई। फैंग युआन मुस्कुराया जब उसने हवा में उल्टा पुल्टा होकर वांगरे के मुक्के से बचा, उसी समय अपने दाहिने हाथ को लहराया। फ्यू! तीसरा मूनब्लेड सूरज की रोशनी की दिशा में उड़ा। वांगरे के होश उड़ गए जब उसने एक अनोखा खतरा महसूस किया। उसने अपना सिर घुमाया और अगले हाईपैल, अजीब नीला मूनब्लेड पास से गुजर गया। सावधान भाई वांगर! क्या वो बच गया? दोनों घुटनों पर बैठे लोग इस पैल माफी मांगना भूल गए, इन फाड़े देख रहे थे। चुभने वाली सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। इस पैल वक्त धीमा हो गया था। आसपास की आवाज गायब हो गई और दुनिया शांत हो गई। दोपहर का झुलसा देने वाला सूरज एक सफेद बैकग्राउंड बना रहा था, और इस बैकग्राउंड पर वांगरा का शरीर एक काली परछाई बन गया। उसका शरीर हवा में एक आंख में था, उसका मांसल शरीर एक खुले धनुष की तरह एक चंद्राकार आकृति में खींचा हुआ, मर्दानगी से भरा हुआ। उसने अपना सिर नीचे किया था, मूनब्लेड से बचने की कोशिश कर रहा था। मूनब्लेड हवा में एक घोंघे की तरह उड़ा, उसकी अजीब नीली रोशनी सूरज की किरणों के नीचे लगभग अदृश्य थी। सफेद बैकग्राउंड, काली परछाई और नीला मूनब्लेड, इन तीनों ने एक पाल के लिए जीवन और मौत से भरे एक शानदार मंच का निर्माण किया। मूनब्लेड ऊपर से गुजर गया। वांगरे को दर्शाने वाली परछाई रास्ते के साथ बहते हुए आसानी से जमीन पर उतरी। वो सुरक्षित था। फ्यू! ये देखकर एक नौजवान शिकारी ने राहत की सांस ली। वो बच गया। एक और शिकारी मन ही मन खुश हो रहा था। लेकिन तभी परछाई के सिर का एक छोटा सा टुकड़ा लाल द्रव के साथ उड़कर अलग हो गया और हर तरफ फैल गया। नीला मूनब्लेड धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। वो काली परछाई एक टूटे हुए धनुष की तरह थी, जैसे उसके अंदर जमा ऊर्जा एक ही बार में गायब हो गई हो। वो एक सुंदर लेकिन उदास गिरे हुए पत्ते में बदल गया, शांति से जमीन पर गिर गया। दोनों शिकारियों की ईद की पुतलियां सुई की नोक जितनी छोटी हो गईं। उनके मुंह खुले अपने शरीर की सीमा तक खींचे हुए। स्प्लैट! चमकदार लाल द्रव उनके चेहरों पर गिरा। दोनों ने अपने चेहरे को छुआ, खून। वो होश में आ गए। उनके अनुभव में वक्त वापस आम हो गया था और शोर लौट आया था। चिड़ियों के चहकने, पानी बहने और उनके साथी के अपने टूटे हाथ पकड़कर चिल्लाने की आवाज आ रही थी। दूसरे भाई वांग! एक शिकारी ने पुकारा, उसकी आवाज में डर भरा था। इतने समय से वांगरा उनका लीडर था। वो मर गया। एक और शिकारी चीख पड़ा, उसका चेहरा हद से ज्यादा गंभीर हो गया था। भाई वांगरा हमारा सबसे ताकतवर शिकारी था। थोड़ी देर पहले वो हमसे बात कर रहा था, लेकिन सोचो अगले ही पाल वो मर गया। यूजर्स गू मास्टर को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। हम साधारण लोग गू मास्टर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। दोनों शिकारी डरे और हैरान एक पाल में वो जमीन पर घुटनों के बाल बैठे मूर्तियों जैसे हो गए। फैंग युआन जमीन से उठा। पहले वांगरा के मुक्के से बचने के लिए उसने हवा में अपना शरीर घुमाया और अपना संतुलन खो दिया। मूनब्लेड चलने के बाद वो जमीन पर गिर गया, लेकिन यह गिरना लायक था, क्योंकि वांगरा के मुक्के से उसके मुंह से खून निकल जाता। आखिरकार फैंग युआन के पास कोई रक्षात्मक गू नहीं था और उसका शरीर सिर्फ 15 साल का था। फ्लैट! वो खड़ा हो गया। उसके कंधों में दर्द के अलावा उस लगभग कोई चोट नहीं आई थी। यह वांगरा बहुत ताकतवर है, अस्मो फैमिली के नौकर गाओ वैन से कहीं ज्यादा। अगर कोई और स्टूडेंट उससे भिड़ जाता तो वो बिना शक हार जाता। यहां तक कि एक रैंक 1 अपर स्टेज गू मास्टर भी लापरवाही में उससे हार जाता। फैंग युआन ने वांगरा की लाश को गहराई से देखा। जब गू मास्टर्स रैंक 1 स्टेज पर होते हैं
तब भी उन्हें प्रतिभाशाली साधारण योद्धाओं से खतरा होता है। यह वैंग्र सच में कुशल था। उसकी तीरंदाजी कौशल तेज और स्थिर था, सिर्फ इसके बाल पर वो मूनब्लेड का मुकाबला कर सकता था। असल में मूनब्लेड शायद कमजोर भी पड़ जाता, क्योंकि तीर की रंगे ज्यादा होती है। उसका लड़ने का कौशल साधारण लोगों के शिखर पर पहुंच गया था, एक मजबूत शरीर, कठोर हड्डियों के साथ, और वो बेहद क्रूर भी था। फैंग युआन के छोटे शरीर के साथ वो उसका सामना नहीं कर सकता था, इसलिए कोई भी और स्टूडेंट बिना शक हार जाता। बदकिस्मती से वैंग्र के लिए उसका सामना फैंग युआन से हुआ। जैसे ही वो सामने आया, फैंग युआन ने उसके कमान पर ध्यान दिया और अनुमान लगाया कि वो उसके साथ लंबी दूरी की लड़ाई नहीं कर सकता। मूनब्लेड की रंगे सिर्फ 10 मीटर थी, कमान की रंगे मूनब्लेड से कहीं ज्यादा थी, इसलिए फैंग युआन ने लंबी दूरी की लड़ाई छोड़ दी। वो तेजी से पास आया और उनके बीच की दूरी कम कर दी, एक शारीरिक लड़ाई का रुख दिखाते हुए। वैंग्र के पास अपने कमान को फेंक कर फैंग युआन से शारीरिक रूप से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन फैंग युआन ने सच में वैंग्र से नजदीकी लड़ाई करने का नहीं सोचा था। उसने सूरज की किरणों के एंगल का इस्तेमाल किया और वैंग्र में एक कमजोरी पैदा की, फिर अपना तीसरा मूनब्लेड चलाया। वो अब मिडिल स्टेज में था और लिकर वर्म के रिफाइनमेंट के साथ मूनब्लेड में एक अपर स्टेज गू मास्टर की हमला करने की शक्ति थी। इतनी नजदीकी दूरी पर वैंग्र की कमजोर दृष्टि के साथ उसकी हार तय थी। लेकिन यह वैंग्र सच में कुशल था। मैं उसका सिर काटना चाहता था, लेकिन आखिरी पाल में उसने अपनी समझ और रिफ्लेक्सेस पर भरोसा किया और मेरे आधे हमले से बच गया, जिससे मेरा मूनब्लेड सिर्फ उसका आधा सरहाई काट पाया। जीवन और मौत प्रकृति का नियम है। सभी जीवित प्राणी समान हैं और सबको जीने और मारे जाने का अधिकार है। हो सकता है कि राजा और नीचे के लोग हों, लेकिन मौत के सामने एक इंसान की मौत एक सूअर की मौत से अलग नहीं है। क्या फर्क है? दोनों ही मर चुके हैं। फैंग युआन ने वैंग्र की लाश पर आखिरी नजर डाली और अपने दिल में आह भरी। चैप्टर 67, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। पेड़ों की जड़ें पहाड़ की मिट्टी में घुसी हुई थी, अपने हरे हाथों को आसमान की तरफ उठाए हुए। मोटे और ठोस पेड़ों के तने एक दूसरे के सामने खड़े दूर से एक जैसे दिख रहे थे। उनकी घनी शाखाएं और पत्ते हवा में एक दूसरे से उलझ गए थे। इन पेड़ों के बीच एक लकड़ी का घर था। लकड़ी का घर पूरी तरह से ठोस मोती छालों से बना था, जिससे एक असली मजबूती की महक आ रही थी। ये घर नया नहीं था, बल्कि कई सालों पुराना था। इसलिए घर की सतह पर हरी काई यूजी आई थी और कुछ पेड़ों के तनों से नरम छोटी शाखाएं फूटने लगी थी। लकड़ी के घर के चारों तरफ हरे बांस से बनी एक ऊंची और बड़ी बाध थी। आगे और पीछे सब्जियों के खेत और खेत के बीच में एक इंसान द्वारा बनाया गया कुआं था। इस वक्त एक जवान और सुंदर लड़की कुएं से पानी खींच रही थी। भले ही उसने साधारण कपड़े पहने थे, फिर भी उसकी सुंदरता को छुपाना मुश्किल था। वो 16 साल की थी और उसकी एक बड़ी काली आंखों की जोड़ी थी। उसकी आंखों का काला और सफेद हिस्सा साफ साफ दिखता था और क्रिस्टल की तरह शुद्ध था। सूरज की रोशनी घने पेड़ों के पत्तों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी त्वचा सफेद बर्फ की तरह चमक रही थी और यूएस पर एक हल्की लाली और कोमलता भी दिख रही थी। उसके काले बाल बेपरवाही से नीचे लटक रहे थे और उसके प्यारे कानों को आधा ढक रहे थे। उसके गुलाबी होठ इस वक्त बैंड और वो अपने सफेद, एकदम सही दांतों को भींचे हुए थी। उसके चेहरे पर पूरी एकाग्रता का भाव था। उसने अपनी पूरी ताकत से पानी से भरी बाल्टी कुएं से बाहर खींची। एक और सांस लेकर उसने बाल्टी को कुएं के बाहर जमीन पर रखा। हफ! नौजवान लड़की ने अपना माथा पोंछा और सांस छोड़ी, अपने गोरी हाथ से अपने चेहरे को हवा करने लगी। बाल्टी के जमीन पर टकराने की आवाज सुनकर लकड़ी के घर का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। बूढ़े आदमी के बाल काले और सफेद का मिश्रण उसके चेहरे पर झुर्रियों की परतें थी। भले ही उसकी एड़ी थकी हुई लगती थी, लेकिन उनमें कभी कभी एक चमक दिखती थी। एक बूढ़े बाघ की तरह, भले ही बूढ़ा हो, बाघ का रौब अभी भी साफ था। बेटी, ये बाल्टी बहुत भारी है, मैंने कहा था ना मुझे उठाने दे। तू फिर से मेरी पीठ पीछे पौधों को पानी क्यों दे रही है? बूढ़े आदमी ने नौजवान लड़की को देखा और उसके चेहरे पर दुलार का भाव आया। पिताजी, नौजवान लड़की ने मीठी आवाज में पुकारा, आप कल रात देर तक शिकार कर रहे थे, मैं चाहती थी कि आप आज देर तक सोएं। सिर्फ एक पानी की बाल्टी हाई तो है, देखिए, मैं इसे उठा सकती हूं, है ना? तू हमेशा हिम्मत दिखाना पसंद करती है। बूढ़े आदमी की आवाज में लाचारी थी, लेकिन उसकी एड़ी फिर से यूएस पर दुलार लुटा रही थी। उसने एक बड़ा कदम उठाया और कुएं तक पहुंचा, अपना हाथ बढ़ाया और आसानी से बाल्टी पकड़ ली। बेटी,
चलो साथ में पौधों को पानी देते हैं। हवा में जंगली घास और फूलों की महक थी, और गर्मियों की हवा गर्माहट से बह रही थी और पेड़ों से गुजरकर एक ताजगी भरी हवा में बदल गई। पहाड़ पर बने लकड़ी के घर में एक सब्जी का खेत था, और लड़की पानी की बाल्टी इस्तेमाल कर रही थी, अपनी कमर झुकाकर पौधों को पानी दे रही थी। पिता पानी लाने का काम कर रहा था, दो पानी की बाल्टियों के बीच चक्कर लगा रहा था। एक प्यार भरे परिवार का माहौल इस छोटी सी जगह में साफ दिख रहा था। हाय, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, बस कुछ बाल्टियों में ही थक गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ा आदमी कुएं के पास खड़ा हुआ, अपने माथे से पसीना पोंछता हुआ और गहरी सांस लेता हुआ। नौजवान लड़की ने अपना सिर घुमाया, फूलों की तरह मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, आपको आखिरकार एहसास हुआ। आप पहले से ही इतने बूढ़े हैं, फिर भी हर वक्त हिम्मत दिखाना चाहते हैं। मैंने आपको कितनी बार कहा है, शिकार दूसरे भाई को करने दीजिए, आपको इस उम्र में घर पर आराम करना चाहिए। ही, बूढ़ा आदमी हंसा, सिर हिलाते हुए, तेरे दूसरे भाई की काबिलियत पर भरोसा करके वो इस पहाड़ पर आसानी से घूम सकता है। उसकी तीरंदाजी की कला मेरी जवानी से भी बेहतर है। लेकिन मुझे अभी भी चैन नहीं है, उसका दिल बहुत जंगली है, और सिर्फ मार्शल आर्ट्स के दम पर वो उड़ना चाहता है। हाय, नौजवान लड़के आज़ादी से कल्पना करना पसंद करते हैं, अन सब में ये समस्या होती है। पिताजी, नौजवान लड़की ने अपनी आवाज लंबी खींची। बूढ़ा आदमी अब और जोर से हंसा, उसकी आवाज में एक शरारती अंदाज था। ओ हाँ, अभी तू भी तो है। तू अब छोटी नहीं रही, शादी का वक्त हो गया है। मैंने तेरे लिए एक अच्छा साथी ढूंढ लिया है, और तेरी खूबसूरती के साथ एक अच्छा परिवार ढूंढने में कोई समस्या नहीं होगी। लड़की का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। तुरंत उसे इतनी शर्म आई कि उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे। बूढ़े आदमी ने आसमान की तरफ देखा, अपने बेहतर भविष्य की कल्पना करते हुए आ भरी, एक बार तेरे दूसरे भाई को कुछ झटके लगे और उसका नेचर सुधर जाए, मैं रिटायर हो जाऊंगा और कभी पहाड़ों में नहीं जाऊंगा। फिर मैं तेरे लिए एक अच्छा परिवार ढूंढूंगा और तुझे शादी करके बच्चे पैदा करते देखूंगा, हो सके तो एक गोल मटोल लड़का। है, तेरे पिता को अपने पोते की देखभाल करनी है, बस यही चाहता हूं मैं। एक इंसान की जिंदगी आसान नहीं होती, और एक शिकारी के तौर पर कितनों का अंजाम अच्छा होता है। हाय, मेरे सारे साथी और दोस्त जो पहले थे, वो सब चले गए, बस मैं ही बचा हूं। पिताजी, आप गलत हैं। नौजवान लड़की ने सांत्वना दी, आपका क्या मतलब है कि सिर्फ आप बचे हैं? आपके पास हम हैं। ही, बूढ़ा आदमी हंस रहा था और जवाब देने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी और उसने अपना सिर घुमाया। बांस की बात का छोटा सा प्रवेश द्वार बाहर से किसी ने तोड़ दिया था। तुम बूढ़े वांग हो? फैंग युआन का ठंडा चेहरा और उसकी अजीब ईंट, उसके दाहिने हाथ में चांदनी का एक गोला लिए आगे बढ़ा। बूढ़ा आदमी फैंग युआन के हाथ में चांदनी देखकर चौंक गया, तेजी से घुटनों पर बैठ गया। ये बूढ़ा आदमी लॉर्ड गू मास्टर को प्रणाम करता है। बूढ़े वांग, तुम्हारे बेटे ने मुझे नाराज करने की हिम्मत की, मैंने यूं सजाए मौत दे दी है। उसकी लाश आगे लाओ। फैंग युआन गर्व से खड़ा था, घुटनों पर बैठे बूढ़े आदमी को घूरता हुआ जब उसने असल मुद्दा सामने रखा। उसके शब्द अभी खत्म ही हुए थे और दो नौजवान शिकारी वानर की लाश को अंदर ले आए। इस लाश को देखकर बूढ़े वांग का शरीर कांप उठा। दूसरे भाई, नौजवान लड़की दयान्यता से चीखी, आगे बढ़कर वांग की लाश को पकड़ लिया, उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया। वांग परिवार की बेटी। दोनों नौजवान शिकारी अपनी पसंदीदा लड़की को अपने सामने रोते देख बहुत बुरा महसूस कर रहे थे। वो यूं सांत्वना देना चाहते थे, लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। बूढ़े वांग, मैंने सुना है तुम एक शिकारी हो, कुछ गांवों में सबसे बेहतर। इतनी बूढ़ी उम्र में भी तुम अभी भी शिकार कर सकते हो और हर बार अच्छा नतीजा लाते हो, ये बहुत अच्छी बात है। फैंग युआन यहां थोड़ी देर रुका और फिर बिना किसी भाव के बोला, मुझे अभी आसपास के पहाड़ी इलाके के सारे जालों का नक्शा बना कर दो, साथ ही इतने सालों के अपने शिकार के अनुभव से जंगली जानवरों के इलाकों का जो तुमने निरीक्षण किया है, उसका भी मेरे लिए बनाओ और मैं तुम्हारे बेटे के मुझे नाराज करने के गुनाह को माफ कर दूंगा, अगर नहीं, HMPH। ये गांव गुयू गांव के नियंत्रण में थे। गांव वाले सब गुयू क्लैन के किसान गुलाम थे। वांगरा के अपने मालिक को नाराज करने के अपराध के लिए क्लैन के नियमों के अनुसार उनके पूरे परिवार को इसमें शामिल किया जाएगा। बूढ़े वांग का शरीर फिर से कांपा, लगभग जमीन पर गिरने ही वाला था। इस तरह का झटका उसके लिए बहुत अचानक और बड़ा था। कातिल, तुम ही वो कातिल हो जिसने मेरे भाई को मारा। तुम इंसानी जिंदगी को जानवरों की तरह समझते हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे सामना करने की?
मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूंगी। नौजवान लड़की चीखी। उसकी आवाज में फैंग युआन के लिए नफरत और गुस्सा भरा था और वो फैंग युआन की तरफ दौड़ी। लेकिन वो आधे रास्ते ही पहुंची थी कि उस किसी ने रोक लिया। वो दोनों नौजवान शिकारी नहीं थे, बल्कि उसका पिता था। बदतमीज लड़की। बूढ़ा वैंग चीखा और नौजवान लड़की को एक जोर का थप्पड़ मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गई। तेरा दूसरा भाई मर चुका है, क्या तू भी मरना चाहती है? क्या तू चाहती है कि तेरा ये बूढ़ा बाप हमेशा बूढ़ा और अकेला रहे? बूढ़ा आदमी ये कहते हुए फूट फूट कर रोया, उसका शरीर जोर से कांप रहा था। पिताजी। नौजवान लड़की इससे होश में आई और उसके आंसू बह निकले। उसकी आवाज में दुख, अन्याय, दया, नफरत और लाचारी भरी थी। बूढ़ा आदमी अपने शरीर को घुमाया, फैंग युआन के सामने घुटनों पर बैठ गया और अपना माथा जमीन पर रख दिया। फैंग युआन के पैरों में गहरी श्रद्धांजलि दी। उसकी आवाज कांपते हुए बोली, लॉर्ड गू मास्टर, मेरे बेटे ने आपको नाराज किया और मरने के लायक था। मैं अभी आपके लिए नक्शा बनाता हूं, कृपया अपनी उदारता से हमें माफ कर दें। फैंग युआन का चेहरा हल्का नरम हुआ। उसने बूढ़े आदमी को गर्व से देखा, बोला, चिंता मत करो, जब तक तुम ईमानदारी से बनाओगे मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन मुझसे झूठ बोलने की सोचना भी मत, क्योंकि अगर मुझे कोई भी संदिग्ध बात मिली तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं समझता हूं, ये बूढ़ा आदमी समझता है। बूढ़ा वैंग लगातार माथा टेकता रहा। कृपया लॉर्ड गू मास्टर, मुझे अपनी कलम और कागज लाने की अनुमति दें। जरूरत नहीं। फैंग युआन ने अपना हाथ हिलाया। उन दो शिकारियों को देखा जिन्हें वो जबरदस्ती लाया था। हुक्म दिया, कमरे में जाओ और कागज और कलम ढूंढ कर लाओ। जी, लॉर्ड गू मास्टर। दोनों नौजवान फैंग युआन के अधिकार के आगे विद्रोह करने की हिम्मत नहीं कर सके। लॉर्ड, कागज और कलम रसोईघर में चकोर मेज पर हैं, बूढ़े वांग ने कहा। फैंग युआन की ईंट चमकी लेकिन वो चुप रहा। दोनों शिकारी घर में घुस गए और जल्दी से कागज और कलम ले आए। दक्षिणी क्षेत्र में कागज खास तौर पर बांस से बना होता था, जिसकी क्वालिटी खराब थी और कागज कठोर और हरे रंग का था। इस तरह का कागज दक्षिणी क्षेत्र के नम मौसम के लिए उपयुक्त था। अगर ये चावल का कागज होता तो शायद एक हफ्ते बाद नमी के कारण खराब हो जाता। बूढ़े आदमी ने कलम उठाई और जमीन पर घुटनों के बाल बैठ गया, काली रेखाएं, वाकर या बिंदु बनाने लगा। उसने 10 से ज्यादा बांस के कागज इस्तेमाल किए, फिर उन सबको फैंग युआन को दे दिया। फैंग युआन ने उन्हें देखा और इन बांस के कागजों को 2 हिस्सों में बांट दिया, उन्हें दोनों शिकारियों को देते हुए, देखो इसमें कोई अनुचित जगह तो नहीं है। हर गलती के लिए मैं तुम्हें एक प्राइमेवल स्टोन दूंगा। चैप्टर 68। कुदरत में कोई मासूमियत नहीं होती। दोनों शिकारियों ने बांस के कागज लिए, उनके हाथ कांप रहे थे, उंगली चमक रही थी। ये शिकारी वांग के जीवन का अनुभव और मेहनत है। हम शिकारी भले ही आपस में संपर्क रखते हैं, लेकिन ये सब जाल बिछाने के बारे में होता है। हम दूसरों को जंगली जानवरों के वितरण के बारे में नहीं बताते। ये बांस का कागज, ये सारी जानकारी है जो शिकारी वांग ने अपने पूर्वजों से इकट्ठा की थी। तो इस घाटी में जंगली हिरणों का एक झुंड है। हाँ, इन जंगली हिरणों का शिकार करने के बाद मुझे अगले 3 महीनों तक खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अरे, इस नदी के पास पहाड़ी भालुओं की एक गुफा है। कितना पास है? मैं पिछली बार लगभग इसी इलाके में शिकार करने वाला था। नोट कर लो, मुझे ये सब नोट करना होगा। ये अनमोल जानकारी थी, इसे एक शिकारी की रोजी रोटी कहा जा सकता था। आमतौर पर एक पीढ़ी के अंदर नहीं, बल्कि उनके पुरखों से ये अनुभव और जानकारी उनके खून और जान की कीमत पर हासिल की जाती थी। लेकिन बूढ़े वांग का परिवार हमेशा शिकार करके ही जीता था। जब बात बूढ़े वांग तक आई तो वो अपने परिवार के शिखर पर पहुंच गया था, प्रसिद्ध नंबर 1 शिकारी। ऐसे व्यक्ति के हाथों में जानकारी सबसे उपयोगी और सच्ची होती है। दोनों नौजवान शिकारियों ने लगभग 15 मिनट तक जांच की, नक्शा को कई बार देखा। जब फैंग युआन ने उन्हें जल्दी करने को कहा तभी उन्होंने अनिच्छा से बांस का कागज वापस किया। इस दौरान बूढ़ा वांग जमीन पर घुटनों के बाल बैठा रहा, उसका माथा जमीन को छू रहा था जबकि वो अपना सम्मान व्यक्त कर रहा था। नौजवान लड़की जमीन पर लेटी हुई थी, जैसे उसमें कोई जान ही ना बची हो। कोई समस्या नहीं है, लॉर्ड। इन बांस के कागजों में जाल के इलाके सब सही हैं। दोनों ने जवाब दिया। लॉर्ड गू मास्टर, इसमें मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। जमीन पर पड़ा बूढ़ा आदमी चिल्लाया और माथा टेकता रहा। बुरा नहीं। फैंग युआन ने बांस के कागजों का ढेर हिलाया, फिर अचानक उसके शब्द बदल गए, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं है। बूढ़ा वांग झटके से उठा, अपना सिर उठाया,
लेकिन उस अपनी ईंट की पुतली के प्रतिबिंब में सिर्फ एक अजीब नीला मूनब्लेड बड़ा होता हुआ दिखाई दिया। फ्यू! एक खोपड़ी हवा में उड़ी, ताज़ा खून हर तरफ फैल गया। लॉर्ड, यह! दोनों नौजवान शिकारी अचंभित हो गए। उनके चेहरों पर हैरानी और अविश्वास दिख रहा था। पिताजी! नौजवान लड़की फूट फूट कर रोई जब वो बूढ़े वांग की सिर कते लाश की तरफ लपकी, लेकिन बीच रास्ते में ही एक मूनब्लेड उसके चेहरे की तरफ उड़ा। स्प्लैट! वो जमीन पर गिर गई, बेजान। उसका सुंदर चेहरा, उसके माथे से लेकर थोड़ी तक, धीरे धीरे एक पतली लाल रेखा दिखाने लगा। रेखा मोती होती गई जैसे ताज़ा लाल खून उससे रिसने लगा, उसकी आधी नाक और आधे होठों के साथ बीटा हुआ। वो काली मिट्टी पर बीता गया, उसके आधे चेहरे को चमकदार लाल रंग से रंग दिया। लेकिन उसके चेहरे का दूसरा आधा हिस्सा अभी भी उतना ही सुंदर था, त्वचा गोरी और गुलाबी। नीले आसमान के नीचे ये और भी चमकदार लग रहा था, जैसे काला का एक नमूना हो। कम से कम ये ठीक ठाक दिखती है। फैंग युआन ने मारी हुई लड़की को बेपरवाही से देखा, संतुष्टि से सिर हिलाते हुए। रैंक 1 मिडिल स्टेज के प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल करके मूनब्लेड गू को काट सकता था। फ्लैट जब वो अपर स्टेज के प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल कर रहा था, तो ये हड्डियां तोड़ सकता था और यहां तक कि स्टील भी काट सकता था। वांग परिवार की बेटी, एक नौजवान शिकारी उम्मीद हारकर जमीन पर गिर गया जब उसने अपनी एन से उसकी मौत देखी। लॉर्ड गू मास्टर, हमें माफ कर दीजिए। दूसरे शिकारी ने फैंग युआन की नजर महसूस की, डर के मारे लगभग मर ही गया था जब वो जमीन पर लुढ़क गया। उठो, अंदर जाकर ढूंढो। फैंग युआन ने हुक्म दिया। मुझे पता है कि एक शिकारी का परिवार हमेशा एक जानवर की खाल का नक्शा रखता है। उसके ऊपर जमीन का नशा, जाल के स्थान और जानवरों के इलाके होते हैं। यूज मेरे लिए ढूंढो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जी जी जी, हम अभी ढूंढते हैं। हमें थोड़ा समय दीजिए, लॉर्ड गू मास्टर। दोनों घबरा कर उठे और लकड़ी के घर में दौड़ गए। लकड़ी के घर से अलमारियों के पलटने और गिरने की आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन एक पाल बाद, भले ही शिकारियों ने घर को उलट पुलट दिया, वहां कोई जानवर की खाल का नक्शा नहीं मिला। लॉर्ड, कृपया मुझे कुछ समय दीजिए, हम उस अभी ढूंढ लेंगे। दोनों शिकारी दहशत में थे जबकि वो और ज्यादा निराश हो गए और अनाड़ीपन से ढूंढने लगे। इस प्रक्रिया में कई फर्नीचर तोड़ दिए। कमीने, कहाँ है वो? मिल जा, प्लीज मिल जा। वो बड़बड़ाए जबकि उनके शरीर कांप रहे थे, उनकी ईंट खून से लाल हो रही थी। बेकार कचरा। फैंग युआन धीरे धीरे घर के अंदर चला गया। लॉर्ड, हमें माफ कर दीजिए, कृपया। वह दोनों नौजवान शिकारी ऐसे कांपे जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो और जमीन पर गिर गए, अपनी जान की भीख मांगने लगे। फैंग युआन ने दोनों को नजरअंदाज किया और घर का निरीक्षण किया। घर में 4 कमरे थे, एक लिविंग रूम और एक रसोई घर। सभी फर्नीचर इस तरह व्यस्त थे, जैसे उन्हें लूट लिया गया हो। फैंग युआन धीरे धीरे अंदर गया, उसके कदमों की गूंज लकड़ी के घर में सुनाई दे रही थी। इससे सच में ढूंढा गया है, ये सही नहीं होना चाहिए। लगभग हर शिकारी के पास पीढ़ियों से चली आ रही एक जानवर की खाल का नक्शा होता है, जिसे रास्ते में सुधारा जाता है, जिसमें सभी जानवरों के इलाके और गड्ढे दर्ज होते हैं। ये एक शिकारी की रोजी रोटी है, उनके पास ये कैसे नहीं हो सकता? फैंग युआन सोच में खड़ा हो गया। इसके अलावा, मैंने यूएस बूढ़े वांग का पहले ही टेस्ट किया था। जानबूझकर दोनों शिकारियों से कागज और कलम ढूंढने को कहा। बूढ़े आदमी ने तुरंत कागज और कलम की जगह बता दी। शायद इस बात से चिंतित था कि वो जानवर की खाल का नक्शा ना ढूंढ ले, इसलिए यूस इस घर में ही होना चाहिए। फैंग युआन ने फिर से घर का निरीक्षण किया और अचानक उसकी अंतर्दृष्टि जागी जब उसने आग के गद्दे को देखा। ये आग का गद्दा चिमनी से जुदा हुआ था, सर्दियों में गर्मी पाने के लिए इस्तेमाल होता था। आग के गद्दे में कुछ बचा हुआ कोयला भी था। फैंग युआन आग के गद्दे के पास गया, धीरे धीरे झुका और आग के गद्दे के पास रखा एक बेलचा लिया, कोयला खोदने लगा। ज्यादातर कोयले अभी भी अपनी लकड़ी की आकृति में थे, वो भुरभुरे थे और आसानी से 2 टुकड़ों में टूट जाते थे। ओह! फैंग युआन ने जांच की। अचानक एक कोयले का ब्लॉक मिला जो बहुत कठोर था और बहुत भारी था, दूसरे कोयले के ब्लॉक की तरह हल्का नहीं था। उसने बेलचे का इस्तेमाल करके इस कोयले के ब्लॉक को बाहर निकला, उस जमीन पर पटका। कोयला टुकड़ों में टूट गया, जिससे एक बांस की नाली सामने आई। दोनों शिकारी ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। फैंग युआन ने बांस की नाली ली और उसे एक तरफ से खोला, उसे हिलाया, जिससे एक नक्शा बाहर गिरा। नक्शा बांस के कागज के ढेर से भारी था, एक सफेद जानवर की खाल के टुकड़े से बना था। जानवर की खाल बहुत बड़ी थी, 1 मीटर से ज्यादा लंबी और आधा मीटर चौड़ी। अस पर काले, हरे, लाल, पीले और नीले रंग की रेखाएं थी,
जो एक जटिल नक्शा बना रही थी। फैंग युआन न्यूज़ देखकर थोड़ा चौंक गया। नक्शा की रंगें बहुत बड़ी थी, गांव के इलाके से बहुत आगे तक फैली हुई थी। एक साधारण मनुष्य के रूप में इतनी दूर के इलाकों का नक्शा बनाना आसान नहीं था। उसकी नज़र 5 जगहों पर टिकी, वो जहां जंगली सुअरों के झुंड थे। 2 छोटे आकार के 2 मध्यम आकार के और एक बड़े आकार का सुअर का झुंड था। बड़े आकार के झुंड के बीच में एक विशाल लाल क्रॉस था। इस क्रॉस को देखकर फैंग युआन हंसा। उसके बांस के कागज पर ऐसा कोई निशान नहीं था। दोनों नौजवान शिकारियों ने भी बांस का कागज देखा था और कोई समस्या नहीं मिली थी। ये उनका अपना अनुभवहीनता था, सिर्फ कुछ इलाकों के बारे में निश्चित थे। ये लाल क्रॉस गांव से बहुत दूर था और इससे बूढ़े वांग की चालाकी देखी जा सकती थी। यही कारण था कि फैंग युआन ने उन्हें मार डाला। जंगली सूअरों का शिकार करने के लिए उस ऐसे जानवर की खाल के नक्शा की जरूरत थी, लेकिन उस दूसरों द्वारा बनाए गए नक्शा पर विश्वास नहीं था। सिर्फ इस तरह का असली नक्शा पाकर ही अस पर भरोसा किया जा सकता था। फैंग युआन ने अपनी पिछली जिंदगी में हर तरह की बातें सुनी थी। सिर्फ एक शब्द दफा हो जा, उसके लिए वानर को मारने का काफी कारण नहीं था। जब सूअर के जाल के पास चारों शिकारियों की बातचीत सुनी, फैंग युआन ने पहले ही उसकी हत्या की योजना बना ली थी। वांगरा को मारने से उसका विरोध कम हो गया और उस नक्शा हासिल करने का कारण मिल गया। वो उस क्यों नहीं मारता? फैंग युआन मारने के लिए नहीं मारता था, मारना सिर्फ एक तरीका है। इस तरीके का इस्तेमाल करके अगर समस्या हल हो सकती है तो क्यों नहीं? बूढ़े आदमी को जरूर मरना था, भले ही वो अपने बेटे की हत्या से सकता था। फैंग युआन को चैन नहीं मिलता, वरना ये वही मामला होता कि जब घास काट रहे हो तो जड़ों तक जाना चाहिए, वरना घास बसंत की हवा के साथ वापस आ जाएगी। क्या तुमने कहा मासूमों को मारा? ही, चाहे कोई भी दुनिया हो, जब तक कोई इस दुनिया में रहता है वो कर्म में उलझा रहेगा। कोई मासूम कैसे हो सकता है? इंसान सूअरों को मारते हैं, क्या सूअर मासूम नहीं है? बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है और छोटी मछली झींगे खाती है। प्रकृति में सिर्फ फूड चेन है, कोई मासूमियत नहीं है। इस दुनिया में कोई भी जी सकता है, कोई भी मर सकता है, लेकिन कोई भी मासूम नहीं है। चैप्टर एंड।